अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नजमुल साकिब और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद नजम। टाइम ट्रैवलिंग यानी आज के वक्त से आगे या पीछे चले जाना, इसके बारे में यकीनन आप लोगों ने सुना होगा और हमारी दिलचस्पी उस वक्त और बढ़ जाती है जब हम टाइम ट्रैवलिंग के हवाले से बड़े बड़े साइंटिस्ट के इस हवाले से पेश किए गए नजरियों को देखते हैं। और इस तरह आज की साइंस में टाइम ट्रैवलिंग के हवाले से बेशुमार थ्योरीज मौजूद हैं। जिस तरह आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दौरान वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके मुताबिक कायनात के अंदर ऐसे होल्स यानी कि सुराख मौजूद हैं जो कि वक्त के दो पहलुओं को आपस में जोड़ते हैं और आप इसके एक सिरे में कदम रखकर दूसरे सिरे से फौरन बाहर निकलकर वक्त में हजारों या लाखों किलोमीटर या लाखों साल आगे और पीछे का सफर कर सकते हैं। और एक बात बताता चलूं कि अब तक हमने जो डिस्कस करा है ये फिलहाल अब तक थ्योरीज ही हैं जो कि साइंसी अदाद शुमार के बाद फर्ज की गई हैं कि ऐसा हो जाए तो ये मुमकिन है, लेकिन इस चीज को प्रूव करने के लिए कोशिशें जरूर की गई हैं। जिस तरह 28 अक्टूबर 1943 में जब दूसरी जंग अजीम जोरों पे थी, हिटलर के बहरी बेड़े ने अपने दुश्मन पे धावा बोल रखा था। जिस चीज को तोड़ने के लिए मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर फिलाडेल्फिया में एक इंतहाई खुफिया तजुर्बा किया गया, जिसका मकसद था कि एक टाइम मशीन बनाकर स्पेस और टाइम के दरमियान डिस्टर्बेंस पैदा की जाए, जिससे हिटलर की फौज के पूरे बहरी जंगी जहाजों को नजरों से ओझल कर देना। और तारीख में इस एक्सपेरिमेंट को द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। अब बात यह है कि ये खुफिया और पुरस्कार तजुर्बा क्या था, इसका नतीजा क्या निकला और अब तक इसे दुनिया की नजरों से खुफिया क्यों रखा गया। आइए इस वीडियो के अंदर ये सब जानने की कोशिश करते हैं। दूसरे जंग अजीम के मौके पर अल्बर्ट आइंस्टाइन हिटलर की मुखालिफ फौजों के लिए काम कर रहा था, मगर दुनिया की नज़रों से इस प्रोजेक्ट को ओझल रखने के लिए ये जाहिर किया जा रहा था कि आइंस्टाइन नेवी के लिए बॉम्ब और अंडर वाटर बारूदी सुरंगों के प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा है, जबकि हकीकत में कुछ और ही चल रहा था। यानी एक ऐसा तजुर्बा जिसे हकीकत बनता देखने का इंसान सिर्फ ख्वाब ही देख सकता था, यानी वक्त के साथ छेड़छाड़ करके इस पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेना। और इस तरह सबसे पहले ये तजुर्बा एक बड़े बहरी जहाज पे करना था जिसका नाम था USS एल्ड्रिच। और इस बहरी जहाज के स्टाफ को कुछ पता नहीं था कि वो एक खौफनाक साइंसी तजुर्बे का शिकार होने जा रहे हैं। अक्टूबर 1943 फिलाडेल्फिया का ये एक नॉर्मल दिन था और साइंटिस्ट की एक टीम कुछ दूर फासले पे खड़े होकर दूरबीन लिए गौर से इस जहाज को देख रही थी। और फिर तजुर्बे का आगाज होता है और जहाज के चारों तरफ से बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मशीनों के जरिए एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर ताकतवर मकनातीसी लहरों को फेंका जाता है और फिर रोशनी की एक बहुत बड़ी सी लहर नजर आती है और फिर इतना बड़ा जहाज जो कुछ लम्हे पहले इन सब की नजरों के सामने मौजूद था, अचानक से गायब हो जाता है। और फिर इस तजुर्बे से जुड़े तमाम साइंसदान ये सब मंजर देखकर खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन फिर इनकी खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहती, क्योंकि ये जहाज गायब तो कर दिया गया था, लेकिन इसे वापस मंजर आम पे लाने के लिए जिन कैलकुलेशंस को तरतीब दिया गया था वो काम ही नहीं कर रही थी। लेकिन फिर अचानक तकरीबन 10 मिनट बाद जहाज खुद ब खुद जाहिर हो गया, लेकिन वो इस हाल में वापस आता है कि इस जहाज पे मौजूद तमाम इंसानों की हालत इंतहाई काबिले रहम थी, जिसमें आधे से ज्यादा लोग तो जल चुके थे, जबकि कुछ ऐसे थे जो जहाज के स्टील के अंदर दफन थे और बचे कुछ लोग पागल हो चुके थे। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को टॉप सीक्रेट करार देकर फौरी तौर पे बंद कर दिया गया और वो तमाम तर रिकॉर्ड जो ये बताता हो कि अमेरिकी जहाज USS एल्ड्रिच कभी यहाँ पर आया हो या इस पे कोई तजुर्बा किया गया हो, इस किस्म का तमाम रिकॉर्ड मिटा दिया गया। और इस साइंसी तजुर्बे का शिकार हो जाने वाले लोगों के लवाहिकीन से भी यही कहा गया कि ये जहाज जंग के दौरान तबाह हो गया और इसमें मौजूद तमाम लोग हलाक हो गए। ये राज हमेशा राज ही रहता और किसी को भी इस हादसे की कानो कान खबर ना होती अगर इन साइंटिस्ट के अंदर शामिल एक शख्स जिसका नाम अलबेलिक था अपनी जबान ना खोलता, जिसका ये कहना था कि हमारा मकसद जहाज को नजरों से ओझल करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि दर हकीकत आइंस्टाइन ताकतवर मकनातीसी शुआओं से टाइम एंड स्पेस के अंदर जबरदस्त बिगाड़ पैदा करके टाइम मशीन बनाने का तजुर्बा कर रहा था। इस तजुर्बे का दूसरा एनी शाहिद था कार्लोस इलेंडे, जो कि उस डेक पे मुलाजिम था जहां ये तजुर्बा हुआ। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका में आज तक इस वाक़ये पे कोई तहकीकी कमीशन कायम नहीं हो सका कि इस शिप के अमले को बिना बताए गैर इंसानी तजुर्बे का शिकार क्यों बनाया गया और लोगों से हकीकत को क्यों छुपाया गया।
लेकिन आज इतने साल गुजरने के बाद वो लोग जो इस तजुर्बे के वक्त वहाँ मौजूद थे, आज होश उड़ा देने वाली तफसीलात बताते हैं। और आज भी इंटरनेट पे आप दी फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट लिख कर सर्च करें तो इतनी हैरानकुन तफसीलात आपके सामने आएंगी कि आपको पढ़ के यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा दर हकीकत हो चुका है। और इस एक्सपेरिमेंट पे हॉलीवुड एक मूवी भी बना चुका है। पर अब सवाल ये है कि क्या आइंस्टाइन वाकई ऐसी कोई टाइम मशीन बनाने का तजुर्बा कर रहा था, और क्या ऐसा मुमकिन भी है कि साइंसी तौर पे ऐसी कोई मशीन इजाद कर ली जाए जिसके जरिए हम माजी या मुस्तकबिल में जाकर या टाइम ट्रेवल करके अपने पिछले वक्त में की गई गलतियों को सुधार सकें और आने वाला फ्यूचर देख सकें, अपने तकदीर के फैसले देखकर अपने तकदीर के फैसलों को बदल सकें। आइंस्टाइन की एक मशहूर इक्वेशन E=mc² के मुताबिक अगर कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार को हासिल कर ले तो इसके लिए टाइम रुकना शुरू हो जाता है, जिस चीज को देखते हुए ये लगता है कि बज़ाहिर टाइम ट्रेवल मुमकिन है। लेकिन हम इंसान इस दुनिया में रहते हुए अपने मादी जिस्म की वजह से बहुत ही महदूद हैं, और यही वजह है कि इंसान कभी रोशनी के आसपास की स्पीड को भी छू नहीं सकता। यही वजह है कि इस मकसद को हासिल करने के लिए इंसान को कोई और रास्ता ढूंढना होगा। 1991 के अंदर अमेरिका में ही होने वाली एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक साइंस की एक अलग शाख जिसे क्वांटम फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, और ये एटम से भी छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करने का नाम है, इसके मुताबिक टाइम मशीन बनाना मुमकिन है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर लियोक बुचर का कहना है कि हम अगर टाइम और स्पेस के अंदर एक वार्म होल पैदा करने में कामयाब हो जाएं, तो इसके जरिए माजी और मुस्तकबिल में जाना मुमकिन है, यानी टाइम ट्रेवलिंग। और इस बात को हम आसान अल्फाजों में यूं समझ लें कि जो वक्त गुजर चुका है या गुजरने वाला है, यानी जो वक्त अभी मुस्तकबिल में आएगा, उसे टाइम एंड स्पेस कहा जाता है। और ये एक सीधी लाइन की तरह है जो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। और फर्ज करें कि हम इस लाइन के दरमियान में मौजूद हैं, तो हमारे आगे हमारा फ्यूचर मौजूद है और इसके पीछे हमारा पास्ट। तो यूं हम इन टाइम लाइन के अंदर कोई गड़बड़ करके इसमें दाखिल हो जाएं तो टाइम के अंदर सफर मुमकिन है। जबकि वार्म होल ऐसी टनल है जो कि टाइम एंड स्पेस के अंदर मकनातीसी लहरों के जरिए गड़बड़ करके वजूद में आती है। इस चीज को भी आसान अल्फाजों के अंदर इस तरह समझ लें कि फर्ज करें कि लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर किसी जगह को हम शॉर्टकट रास्ते से जोड़ दें, यानी इस तरह से जोड़ दिया जाए कि एक जगह से एंटर होते ही फौरन ही दूसरी जगह से निकल जाएं, तो ये रास्ता हमारे लिए दरअसल एक वार्म होल काम करेगा जो बिना कोई वक्त गवाए चंद लम्हात में वक्त के दो पहलुओं को आपस में जोड़ देगा। और आइंस्टाइन के मुताबिक ऐसे वार्म होल हमारी स्पेस के अंदर भी मौजूद हैं, जिसमें एक सिरे से दाखिल होकर दूसरे सिरे से निकलकर हम टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं। लेकिन आज तक वार्म होल के वजूद को साइंटिफिकली प्रूव नहीं करा जा सका। और यही वार्म होल दरअसल टाइम मशीन का वो क्वांटम असूल है जिस पर टाइम मशीन बनाने की कोशिश की गई। और ये कोशिश कोई पहली बार नहीं थी, क्योंकि दूसरी जंग अजीम में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट खुफिया तौर पे किए गए जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ टाइम और स्पेस में बिगाड़ पैदा करना था और एक टाइम मशीन बनाना था। और एक ऐसा ही खुफिया तजुर्बा था डाई क्लॉक एक्सपेरिमेंट, हिटलर का एक ऐसा खुफिया प्रोजेक्ट जिसकी इंफॉर्मेशन हिटलर के इत्तेहादी मुखालिफ फौजों को मिली तो इनसे पहले आइंस्टाइन को दी फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार किया गया। डाई क्लॉक एक्सपेरिमेंट के बारे में पहली बार इंकशाफ सन 2000 के अंदर किया गया। दूसरी जंग अजीम के राजों से पर्दा उठाने वाले सहाफ़ी इगोर विटकोविसी और निक कुक ने भी करा। और आज भी आप इंटरनेट पे डाई क्लॉक एक्सपेरिमेंट लिख कर सर्च करें तो इस खुफिया और पुरस्रार एक्सपेरिमेंट के बारे में हैरत अंगेज डिटेल्स मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद नाजी फौजों के इर्द गिर्द एक ऐसा एनर्जी बबल पैदा करना था जो कि टाइम और स्पेस को खराब कर दे या इसमें कोई छेड़छाड़ करे और नाजी फौजें कुछ घंटे आगे या पीछे हो जाएं। और इस तजुर्बे के लिए खुफिया मकाम पे ज़ेरे ज़मीन बहुत बड़ी टनल बनाई गई थी जिसके अंदर हिटलर के खुफिया साइंसदान दिन रात इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। और इनका मकसद था डाई क्लॉक के जरिए 100 मिलियन वाट का बिजली का एक ऐसा मकनातीसी बबल पैदा करना जो कि टाइम एंड स्पेस में मतलूबा गड़बड़ पैदा कर सके। ये मशीन मुकम्मल होने के करीब ही थी कि जर्मनी की मुखालिफ फौजें जर्मनी पे चढ़ दौड़ी और हिटलर को बुरी तरह से शिकस्त हुई। मगर भरपूर तलाश के बावजूद ना तो हिटलर गिरफ्तार होता है और ना ही इसकी कोई लाश मिलती है। और जिस खुफिया जगह पे डाई क्लॉक को बनाया जा रहा था वो जगह तो तलाश कर ली जाती है, मगर हैरत अंगेज तौर पर ये मशीन वहां से गायब होती है। वहां सिर्फ टूटी हुई मशीनों के और साइंसदानों की लाशों के अलावा कुछ नहीं मिला। और कुछ समझ ही नहीं आता कि इस मशीन को कौन, कहां, कब और कैसे अपने साथ छुपा के ले गया।
पर दोस्तों इस वाकये के 20 साल बाद दिसंबर 1965 के अंदर अमेरिकन रियासत पेंसिल्वेनिया में आसमान से आग में लिपटी एक मशीन एक वीरान इलाके पे आ गिरती है। और आज भी इंटरनेट के जरिए पेंसिल्वेनिया के दिसंबर 1965 के लोकल न्यूज़पेपर को निकाल के देखें तो हमें इस पुरस्कार वाकये की खबरें देखने को मिलेंगी। इस वाकये के वक्त इस मशीन को बनाते वक्त जो लोग वहां मौजूद थे वो इस मशीन का हुलिया बताते हैं तो वो बिल्कुल डायग्लॉग से मिलता जुलता था और इस डायग्लॉग में से एक जली हुई लाश भी निकली थी। और इस वाकये के कुछ ही देर बाद CIA ने इस इलाके को अपने घेरे में ले लिया और मशीन के टुकड़ों को और इस लाश को अपने साथ एक ट्रक में उठा के ले गए। हैरत अंगेज तौर पे इस वाकये को भी टॉप सीक्रेट करार देकर इससे मुताल्लिक कोई भी तफसील मंजरे आम पे नहीं आने दी। लेकिन तकरीबन सभी साइंटिस्ट इस वाकये को ना ही सिर्फ मानते हैं बल्कि उन्हें यकीन है कि ये डायग्लॉग मशीन ही थी जिसके जरिए हिटलर ने 20 साल मुस्तकबिल में आने की कोशिश की। लेकिन इस वार्म होल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक लहरों की शिद्दत ने इसे जलाकर राख कर दिया और वो अपनी इस टाइम मशीन के साथ तबाह होकर 20 साल के बाद मुस्तकबिल में जमीन पर आ गिरा। इसी तरह का एक वाकया ईयर 1995 में पेश आया कि जब एक 21 साल का अमेरिकन स्टूडेंट माइक मार्कम एक जैकोब लैडर नामी इलेक्ट्रिक डिवाइस पे काम कर रहा था। इस डिवाइस में बेसिकली पावरफुल लेजर्स की मदद से दो मेटल पोल्स के बीच की हवा को इलेक्ट्रिकली कंडक्ट बनाया जाता है ताकि उन पोल्स के दरमियान कंटिन्यूसली एक इलेक्ट्रिक आर्क पैदा हो सके। एक तरह से देखा जाए तो ये डिवाइस बहुत ऑर्डिनरी थी लेकिन माइक ने इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नोटिस की और उसने ये देखा इन दोनों पोल्स के दरमियान एक इनविजिबल हीट सिग्नेचर डिटेक्ट हो रहा है जो किसी भंवर के शेप में है। और इस चीज को चेक करने के लिए माइक ने उनके दरमियान एक स्क्रू को प्लेस किया और उसने देखा कि ये स्क्रू आधे सेकंड से भी कम टाइम में गायब हो गया और वो स्क्रू कुछ फीट दूर जाके जाहिर हुआ। और यूं इस स्क्रू को वहां तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगना था उसने उस टाइम को ही स्किप कर दिया जिस तरह एक टाइम मशीन में होता है। तो इसके बाद इसने इसी डिवाइस का एक पावरफुल वर्जन बनाया और फिर 1997 में बिना किसी ट्रायल के सीधा उसे अपने आप पे ही टेस्ट कर लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो आखिरी दफा था जब लोगों ने माइक को देखा। उसके बाद माइक कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। फिर माइक के गायब होने के कुछ ही दिन बाद आर्ट बेल रेडियो शो पर एक अजीब कॉल आती है और वो लोगों को 1930 में मिली एक मिस्टीरियल लाश के बारे में बताता है। एक्चुअली 1930 में कैलिफोर्निया बीच पे एक स्ट्रेंज लाश मिली जिसका जिस्म कुछ कुचला हुआ था और उसके हाथ में सेलफोन जैसी कोई डिवाइस थी। लेकिन 1930 में कोई सेलफोन ये कैसे पॉसिबल है। और फिर इस केस की गहराई में जाने पे ये मालूम होता है कि उस लाश का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था लेकिन उसकी हाइट और बॉडी माइक से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। पर दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या वो लाश वाकई माइक की थी या ये कोई इत्तेफाक था। दोस्तों ये तो हुई माजी की बात है लेकिन आज भी इंसान खुफिया तौर पे अपने फितरत के हाथों मजबूर होकर टाइम मशीन बनाने के तजुर्बात कर रहा होगा जो हमेशा की तरह खुफिया और आम लोगों की नजरों से दूर हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो ये है कि साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले एक बात तो तय है कि इंसान कुदरत के सामने बिल्कुल बेबस है। वक्त या टाइम एक ऐसा खुदाई इख्तियार है जो कि सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास मौजूद है और कोई भी इंसान जितना भी एडवांस हो जाए चाह कर भी इसे कभी कंट्रोल नहीं कर सकता वरना तो दुनिया का ये निजाम धर्म भरम होके खत्म हो जाएगा और इंसान अपने आने वाले बुरे वक्त को रोककर तकदीर के फैसले बदलने लगेगा जो कि किसी सूरत मुमकिन नहीं। लिहाजा साइंस को चाहिए कि इन साइंसी तजुर्बात को दुनिया को बर्बाद करने के बजाय इंसानों की फलाह और आसानी के लिए इन सब चीजों का पॉजिटिव इस्तेमाल करे। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा और आप टाइम ट्रेवल के हवाले से क्या सोचते हैं अपनी कीमती राय का कमेंट में इज़हार ज़रूर करिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।